हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज का हमारा लेक्चर रहेगा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें 3 संयोजन है: सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन और सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो हम पढ़ेंगे। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन है वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ाएंगे सिर्फ आपको सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और यदि आप मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट करें कि सर पढ़ाइए, तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे केवल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रहे हैं। और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे अभी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ये आपके सामने डायग्राम है जो हम पहले से बना के रख चुके हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें बेटा हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ सेल श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे कुछ सेल क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले सेल का जो पहला सेल है उसका ऋण ध्रुव, ठीक है, पहले सिरे के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा है। समझ में आ रही? दिख रहा? पहले मतलब जो पहला सेल है उसके ऋण ध्रुव को दूसरे सेल ये पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से हमने जोड़ दिया है। इसी प्रकार दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से हमने क्या किया है, जोड़ दिया है। समझ में आई? इसी प्रकार से हम n सेल जोड़ सकते हैं। देखिए ये डॉट डॉट लगा है, ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि इतने बहुत सारे सेल जुड़े। ठीक है, और कितने सेल जुड़े? अनंत सेल, यानी मान लो कि हमने कितने सेल जुड़े, n सेल जोड़े। जी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए संयोजन को कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल पहले सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से या इसी क्रम में हम n सेल क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब लास्ट में हम क्या करते हैं कि पहले सेल का जो धन ध्रुव है, ठीक है, पहले सेल का जो धन ध्रुव है वो अंतिम सेल का जो ऋण ध्रुव है, इन दोनों के मध्य, ठीक है ना, पहले सेल के धन ध्रुव और अंतिम सेल के ऋण ध्रुव के मध्य या के बीच हम क्या करते हैं, कुंजी के और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, क्या कहलाता है, हमने कल ही बताया था कि विद्युत धारा के मतलब सेलों के अंदर जो विद्युत अपघट्ट होता है, ठीक है, सेलों के अंदर जो विद्युत अपघट्ट भरा होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, कौन डालता है, विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा में रुकावट डालना। ठीक है, तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये आरी परिभाषा बोली, पूरी नहीं बोली। जब किसी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्ट, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को क्या कहते हैं, हम आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इधर देखिए, जैसे मान लो कि ये आपका सेल है तो इसके साथ जो प्रतिरोध जुड़ा, कौन से क्रम में जुड़ा, श्रेणी क्रम में। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सीधी एक ही लाइन में। देखिए जैसे आपका जे सेल है इसके साथ जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा, इस सेल के साथ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा, इस सेल के साथ भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कैसे जुड़ा होता है, सेलों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो अब तो समझ ही गए होंगे आप। ठीक है ना, तो हमने इस प्रकार से इन सेलों को जोड़ा है, n सेल जोड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r।
ठीक। तो इस प्रकार से और इसमें जो बहने वाली धारा है वो भी क्या आई है। ठीक है। तो जी हम क्या बोल रहे, जी व्यंजक के लिए जो थ्योरी होती है, भाषा होती है, उसको हम बता रहे हैं कि व्यंजक में माना वगैरह आपको कैसे लिखना है। ठीक है। कि माना कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है। इसमें इस परिपथ को क्या बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ा गया है और कुंजी सो आपकी की है। ठीक है। तब हम इसमें देखेंगे कि देखो, अब हम बात करें थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करें कि जैसे मान लो कि एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। समझ में आ रही। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। अब ऐसे श्रेणी क्रम में एन सेल जोड़े गए हैं, तो एन सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, बोलो। एन सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। जैसे एक मिनट, विद्युत वाहक बल के लिए हम शुरू से का लेते आ रहे हैं, एप्सिलॉन, है ना। शुरू से एप्सिलॉन लेते आ रहे हैं। हमने कल भी बोला था कि एप्सिलॉन और ई एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हम एप्सिलॉन लेते आ रहे, एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। जो आप शुरू से पढ़ते आए वही लिखना है, वरना फिर आप ही को दिक्कत आएगी। एप्सिलॉन, इसका भी एप्सिलॉन, इसका भी एप्सिलॉन। ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लो कि एक पेन आपकी 2 रुपए की आ रही, तो 10 पेन कितने की आएंगे, तो 2 का 20 की आए। हाँ, तो 2 का गुणा करेंगे 10 में कि नहीं करेंगे, हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल वो एप्सिलॉन है। तो एन सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन एप्सिलॉन। होगा कि नहीं होगा, एन का क्या होगा, उसमें गुणा होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जुड़े हुए, इसलिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, है ना। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल विभा बल, शॉर्ट में लिख रहे, कल ही बताया था कि हम विभा बल भी लिख सकते हैं। ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या बनेगा आपका, अरे यार ये ई याद आ जाता है, एन एप्सिलॉन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुल विद्युत वाहक बल कितना बनेगा, एन एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लो कि आंतरिक प्रतिरोध है, एक सेल का कितना है, स्मॉल आर है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर। अब एन सेल जुड़े तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा सभी सेलों का, तो एन सेल जुड़े तो एन आर। जैसे एक सेल जुड़ा होता तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, एप्सिलॉन है का नहीं, वो सॉरी विद्युत वाहक बल नहीं, आंतरिक प्रतिरोध। जैसे एन सेल जुड़े हैं, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। तो एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, एन आर। होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुल आंतरिक प्रतिरोध, है ना, कुल आंतरिक प्रतिरोध, और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बराबर एन आर। इतनी चीज समझ में आई, कुल विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। अब बाह्य प्रतिरोध कितना है आपका, आर है। बाह्य प्रतिरोध क्या है, आर है। ठीक है ना। और एन सेल जुड़े उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, एन आर हो गया। तो अब हम परिपथ में टोटल प्रतिरोध की बात करें, परिपथ में अभी की हमने कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात, अब के हम कुल प्रतिरोध की बात करेंगे। किसकी करेंगे, कुल प्रतिरोध की बात। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा भैया, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर, कुल प्रतिरोध की बात करना है तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा। तो देखो आंतरिक प्रतिरोध कितने हैं आपके पास, एन आर, और कुल प्रतिरोध क्या, और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। तो कुल प्रतिरोध की बात करें तो ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, आर प्लस एन आर। क्या बनेगा, आर प्लस एन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध और प्लस क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। बाह्य प्रतिरोध प्लस क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कैपिटल आर और प्लस कितना हो जाएगा, एन आर। इतने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना। एक बार नहीं आई समझ, फिर से समझ लो। ठीक है। कि जैसे एक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, तो श्रेणी क्रम में एन सेल जुड़े हैं, तो एन सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा भैया, एन से गुणा कर दो। जब एक की तुम्हें एक की माप तुम्हें दी गई हो और एन सेलों की निकालना है तो एन का उसमें गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, एन ही। अब जैसे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है,
तो भैया n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेल का r है तो n सेलों का तो n से गुणा कर दो, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, nr। अब बाह्य प्रतिरोध आपके पास r है, अगर हम परिपथ में कुल प्रतिरोध की बात करेंगे, कुल प्रतिरोध कितना है तो y है और प्लस क्या हो जाएगा, आंतरिक। बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब बाह्य प्रतिरोध r है और आंतरिक क्या निकाला हमने, nr निकाला, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r प्लस nr। इतनी सी बात है बस। अब देखो, अब परिपथ में यदि बहने वाली धारा क्या हो, I हो, परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, जहाँ V क्या है, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, ठीक है ना, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, और बटे R, R माने क्या है, प्रतिरोध, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल क्या लगाएंगे, प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका I बराबर आएगा कुल विभव बल, कुल विभव बल और बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। इतना नीचे आ जाएगा, इतना पूरा। हाँ, तो I बराबर देखो, अब कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो देखो ऊपर कुल विद्युत वाहक बल कितना है आपके पास, एप्सिलॉन है, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बटे, और कुल प्रतिरोध क्या निकाला हमने, R प्लस nr, सॉरी कुल विद्युत n ही था, कितना था, n एप्सिलॉन 0 बटे क्या हो जाएगा आपका R और प्लस कितना आएगा, nr, कितना आएगा, nr, ठीक है। n प्लस r प्लस कितना हो जाएगा, nr, ये क्या है, कुल प्रतिरोध। देखो कुल विद्युत वाहक बल कितना था, n ही था तो n ही रख दिया, और n एप्सिलॉन, और e हमने बोला e से और एप्सिलॉन दोनों से डिनोट करती है ना, तो कभी कभी e बोल लेते, ध्यान नहीं दिया करें, हैं एप्सिलॉन है वो, ठीक है, ई बोल रहे एप्सिलॉन एक ही बात है। तो कुल कितना हो गया आपका n एप्सिलॉन और कुल प्रतिरोध कितना हो गया, r प्लस nr। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यही क्या है, यही तो आपका सेलों द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का अभीष्ट व्यंजक, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, निकालना क्या है, केवल धारा निकालनी है, क्या निकालनी है, परिपथ में बहने वाली केवल धारा निकालनी है, धारा निकालेगा तो यही क्या है, व्यंजक है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का यही अभिष्ट व्यंजक है। अब हम छोटी सी दो ठैया कंडीशन देखते हैं इसमें कि कंडीशन क्या है। तो देखिए कंडीशन नंबर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यही से कर लें, चलो कंडीशन नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो कंडीशन फर्स्ट में देखो, यदि हम क्या करें, स्मॉल r ले रहे पहले, है ना, यदि स्मॉल r इज लेस देन कैसे, कैपिटल R से, ठीक है। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, इसका मान काफी कम है, किसकी तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या है, नगण्य है। यानी सेल वाला जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत कम है और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, ज्यादा है, ठीक है। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है क्योंकि छोटा है, किससे, कैपिटल R से, यानी बाह्य प्रतिरोध से, तो हम क्या करेंगे, NR की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, NR की क्या कर देंगे, उपेक्षा, यानी NR को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब हम NR को छोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, I बराबर आएगा आपका ऊपर n एप्सिलॉन और बटे क्या हो जाएगा नीचे कैपिटल R, क्योंकि NR को हमने छोड़ दिया, तो कितना आ गया आपका NE और बटे कितना हो गया R, है ना। तो फिर I बराबर अगर हम n को लिख दें, क्या लिख दें हम, n को लिख दें, तो एप्सिलॉन बटे R क्या है, धारा, एप्सिलॉन बटे R क्या है, धारा, और किस में, एक सेल में, है ना। तो n गुणे और क्या हो जाएगा, एक सेल में बहने वाली धारा, n गुणे एक सेल में बहने वाली धारा, ओके। यानी क्या है आपका, n गुणा एक सेल में बहने वाली धारा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर n सेल आप जोड़ रहे, ठीक है ना, अगर n सेल श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो जितनी एक सेल में बहने वाली धारा है, ठीक है, यानी एक सेल में जितनी धारा बह रही इतना ही धारा सभी सेलों में बहेगी,
इतनी धारा सभी सेलों में बहेगी। अब आप सोच सकते हो कि धारा का मान हमें कितना प्राप्त होगा। समझ में आ रही क्या नहीं? अब आप सोच सकते हो कि धारा का मान हमें कितना प्राप्त होगा। समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोली हमने कि जैसे मान लो कि तुमने श्रेणी क्रम में 3 सेल जोड़े। कितने जोड़े? 3। अब एक सेल में बहने वाली धारा का मान कितना है? 4 एम्पियर है। एक सेल में बहने वाली धारा का मान कितना है? 4 एम्पियर है। और आपने 3 सेल जोड़े तो 4 × 3 कितने हुज्जे? 12, यानी 12 एम्पियर की धारा तुम्हें मिल सकती। परिपथ से कितनी मिलेगी? 12 एम्पियर की धारा आपको प्राप्त होगी। समझ में आई? इसीलिए लिखा है n गुणे एक सेल में बहने वाली धारा, यानी एक सेल में बहने वाली जितनी धारा है उसका गुणा n में कर दो। यानी n का मतलब सेल, कितने सेल जुड़े है ना, जितने सेल जुड़े उसमें क्या कर दो, आप उसका गुणा कर दो और गुणा से जितना आए उतनी एम्पियर की धारा तुम्हें मिलेगी परिपथ से। अब बताइए तो है, अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा धारा चाहने अगर तो सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा है कि नहीं? अगर तुम्हें धारा का मान ज्यादा चाहिए, ज्यादा विद्युत धारा चाहिए तो सेलों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। अभी अब श्रेणी क्रम में जोड़ना तो है, कैसे जोड़ना है ये भी देखो आप। अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2, यदि मान लो, क्या मान लो कि कैपिटल R छोटा है कैसे? स्मॉल r से। अगर बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल r से छोटा है, ठीक है ना, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है? ज्यादा है। तब क्या होगा? तब क्या करेंगे हम? समीकरण ए से परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर, तो कितना होगा? n एप्सिलॉन बटे कैपिटल R छोटा है तो कैपिटल R की क्या कर दो? उपेक्षा कर दो, छोड़ दो, है ना। तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे n r बचेगा, स्मॉल r है। अब n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर क्या होना चाहिए? I बराबर आएगा एप्सिलॉन बटे कितना आएगा? स्मॉल r। I बराबर कितना आएगा? एप्सिलॉन बटे स्मॉल r। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है, कि I बराबर क्या आएगा? n तो है नहीं है, E बटे एप्सिलॉन बटे r क्या है? धारा है। ठीक है, तो I बराबर आएगा एक सेल में बहने वाली धारा, एक सेल में बहने वाली धारा, है ना। यानी अगर बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है, बाह्य प्रतिरोध का मान कम है और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है, ठीक है, तो I बराबर एक सेल में बहने वाली धारा, भले ही तुम 1000 सेल जोड़ दो लेकिन धारा परिपथ से एंड में धारा तुम्हें कितनी मिले? जितनी एक सेल में मिले। जितनी धारा एक सेल से बहे उतनी ही धारा तुम्हें इसमें मिलेगी, चाहे तुम अनंत सेल जोड़ दो। तो भाई क्या मतलब, जब एक सेल में बहने वाली धारा आपको मिल रही है तो एक ही सेल जोड़ो, फिर 10-20 जोड़े को मतलब ही नहीं भाव, क्या भाव? फिर जैसे आपको एक सेल में जितनी धारा बहती है उतनी धारा का मान प्राप्त हो रहा, तो फिर एक ही सेल काफी है। फिर कहाँ 10-15 सेल जोड़ो, कहाँ 1000 सेल जोड़ो, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो अब तो ये क्या है? कंडीशन ए में मिली आपको I मैक्सिमम धारा यानी अधिकतम धारा मिली है, ठीक है ना, और इसमें मिली है मिनिमम धारा यानी आपको बहुत कम धारा मिली है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। अब यदि आपसे एग्जाम में, अब देखो सेलों का जो श्रेणी क्रम समानता क्रम है, इससे जब आप नीट वगैरह के टेस्ट देते हो या जेई के टेस्ट देते हो तो उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। कैसा पूछा जाएगा? यही से, और या आपका ऑब्जेक्ट पूछ लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह पूछ ले। कैसे पूछें कि मान लो कि श्रेणी अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? न्यूनतम धारा को प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो आपने मान लो आपने बता दिया कि श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। अब तुम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे तो बताइए अधिकतम कब मिलेगी धारा और न्यूनतम कब मिलेगी? ठीक है ना। तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम कर रहे हैं और बाह्य प्रतिरोध का मान आप क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या मान रहे हैं आप? कम कर रहे हैं, और आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या रख रहे हैं आप? ज्यादा रख रहे हैं। तब तो आपको विद्युत धारा बहुत सारी मिलेगी।
जितने सेल जोड़ोगे उतने ही आपको उतने ही गुनी क्या मिलेगी, विद्युत धारा मिलेगी। और अगर आप क्या कर रहे हैं कि बाह्य प्रतिरोध का मान जो है वो आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, बाह्य प्रतिरोध नहीं उल्टा बोल रहे, बाह्य प्रतिरोध का मान आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और आंतरिक प्रतिरोध का मान यदि आप ज्यादा कर रहे हैं तो धारा फिर क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। धारा कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। कितनी धारा मिलेगी, जितनी धारा एक सेल में मिलती है उतनी ही धारा मिलेगी। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ किसकी एटा कह रहे हैं, आर धारा के विद्युत क्रमानुपाती है। सो वो तो मतलब जे कौन प्रभावित करने वाले कारक थोड़ी है, जे तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, इसमें प्रतिरोध से थोड़ी कछु मान हो जाता है। प्रतिरोध का इसमें जे होता है किस प्रतिरोध का मान कम है, जैसे हमने कहा लिखो हवा मतलब हाँ, तो मैं चलो ऊ लॉजिक से कह रहे, ऊ लॉजिक हम समझा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है, आर छोटा है बराबर का है आर से, यानी इसका मान बहुत कम है, इसका मान कम है, और एक कैपिटल आर का मान क्या है, ज्यादा है। तो सही तो एक मिनट, इसका उससे तुलना नहीं करें ना अपन, उसने थोड़ी करें में तुलना, इनमें प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थोड़ी है, कारक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जे सेलों का क्या है, जे सेलों का है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें तो तुम्हें जे देखना पड़ता है, इससे तुलना नहीं की जाती है। जे तो इसका सूत्र निकला है, इसमें आपको जे देखना पड़ता है कि किसका मान कम है और किसका मान ज्यादा है। अब ऐसे तुलना करोगे यदि, तो देखो अगर तुम विद्युत क्रमानुपाती की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, कैपिटल आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा, तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, धारा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसे अपन को इससे तुलना नहीं करनी है। जे लॉजिक हर लॉजिक सब जगह नहीं लगता, जे यहाँ पे थोड़ी लगेगा, यहाँ पे तो आपकी कंडीशन है ना। इसमें जे देखो जे सूत्र निकला आपका, जे टोटल प्रतिरोध है आर प्लस एन आर। अब टोटल प्रतिरोध हमारे पास दो है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध है और एक हमें बाह्य प्रतिरोध मिला। तो हमें तो ये देखना है कि कौन प्रतिरोध का मान, जैसे अगर बाह्य प्रतिरोध का मान कम करो तो धारा कितनी प्राप्त हो रही, और आंतरिक प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो धारा कितनी प्राप्त होगी, हमें ये देखना है, तुलना थोड़ी करना है उससे, ठीक है। विद्युत क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती से तुलना नहीं करना है। ओके, अब आई समझ में, बताओ कि नहीं आई हो तो अब और कुछ डाउट हो तो बताओ। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार और समझ लिखिए, बस यहीं पे समझ लें, इसकी जरूरत होती है, हमें जाना यहाँ से तो बच्चा कर ले, ठीक है, इसकी जरूरत होती है। इसमें एक बार और समझ लें कि कंडीशन में दो लगाना है, एक बार करना है बाह्य प्रतिरोध का मान नगण्य और एक बार करना है आंतरिक प्रतिरोध का नगण्य है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल आर छोटा है कैसे, कैपिटल आर से, यानी हमेशा मान के चल रहा है कि मान लो सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो बहुत कम है, और जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होगा कि जब स्मॉल आर का मान बहुत छोटा है तो इस सूत्र में से हम स्मॉल आर को हटा देंगे। जब छोटा है तो उसकी गिनती कौन करेगा, बताओ। जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सूत्री है, उसकी लंबाई है 3.01। अब आपसे कोई पूछेगा बता इस सूत्री की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है ना, हमने लिख दिया सेंटीमीटर है। अब क्या सूत्री की लंबाई कितनी है, तो आप ये कहोगे कि 3.01 है, आप तो सीधे जाके कहोगे 3 सेंटीमीटर की है, कहोगे कि नहीं, क्योंकि ये 0 पॉइंट ये बहुत कम है, इसका मान 1 सेंटीमीटर से भी कम है। इसका मान जो है सेंटीमीटर का हो, सेंटीमीटर पहले क्या आता है, डेसीमीटर, तो मतलब डेसीमीटर से भी कम है, ठीक है तो कितना, 1 डेसीमीटर है। अब 1 डेसीमीटर कितना सा होता, तुम सही से माप भी नहीं पाओगे, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, तो आपको इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब बहुत छोटा है स्मॉल आर का मान तो उसको हटा देंगे, तो बचेगा कैपिटल आर। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अपना सूत्र है
इसका मतलब तुलना करने के लिए नहीं है, क्योंकि आपका एन भी तो है साथ में, तुलना नहीं कर सकती है, सूत्र है। तो यहाँ पे आएगा आई बराबर एन, तो जो कहता हूँ लिखेंगे गुणे। अब जो ई एप्सिलॉन बटे आर है, ये क्या कहलाता है? धारा ही तो कहलाती है। विद्युत वाहक बल बटे विद्युत क्या है? धारा ही तो है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? तो अब एन हमने यहाँ लिख दिया, तो एन गुणे तो एप्सिलॉन बटे आर क्या है? एक सेल में बहने वाली धारा। यानी यदि आप आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम कर रहे, ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध का मान आप ज्यादा कर रहे, तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये होगा कि जितनी एक सेल में बहने वाली धारा है उसका गुणा होगा काय में, जितने सेल तुम जोड़ रहे, जितने सेल जुड़ रहे उसमें गुणा होके आएगा उसका मान। ठीक है, हमने पहले ही बता चुके, एक बार फिर से सुन लो कि मान लो कि एक सेल में बहने वाली धारा आपकी कितनी है? 5 एम्पियर है। कितनी धारा बह रही? 5 एम्पियर। अब एन की जगह एन सेल ना जोड़ के हम 10 सेल जोड़ रहे हैं। कितने सेल जोड़ रहे हैं? 10 सेल जोड़ रहे हैं हम श्रेणी क्रम में। तो 5 का जो है वो 10 में गुणा होगा कि नहीं होगा? तो 10 पन्ना कितना हो जाएगा? 50, यानी आपको 50 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी। अब बताओ है फायदा कि नहीं? है फायदा कि नहीं आंतरिक प्रतिरोध कम करने से? अगर मान लो कि तुम्हें श्रेणी क्रम में अगर 100 एम्पियर की धारा चाहिए, श्रेणी क्रम में आपको 100 एम्पियर की धारा चाहिए, तो यहाँ पे कितने सेल जोड़ दोगे? 5 की जगह वो 10 की जगह कितने जोड़ दोगे आप? 20। ठीक है, 20 पंचे कितने हो जाए? 100 एम्पियर की धारा मिल जाए आपको। ठीक है, 20 सेल यदि जोड़ दोगे तो 100 एम्पियर की धारा मिल जाएगी। लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए और बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए, तब तो मिलेगी आपको, वरना नहीं मिलेगी। अब यहाँ देखो, अगर मान लो कि हमने क्या किया कंडीशन 2 में कि बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम किया और आंतरिक प्रतिरोध का मान हमने ज्यादा कर दिया, तब क्या होगा? जब बाह्य प्रतिरोध का मान कम है तो हम उसी की क्या कर देंगे? उपेक्षा, उसी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है ना। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? एन एप्सिलॉन बटे एन आर। अब एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? एप्सिलॉन बटे आर। अब एप्सिलॉन बटे आर क्या है? एक सेल में बहने वाली धारा है। एप्सिलॉन बटे आर क्या है? एक सेल में बहने वाली धारा है। यहाँ पे एन नहीं है कि आप एन गुणे कर दोगे, यहाँ पे गुणे के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन बटे आर क्या है? एक सेल में बहने वाली धारा है। तो अगर आप बाह्य प्रतिरोध का मान क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा कर रहे हैं, तो आप हजारन सेल जोड़ दो, लेकिन धारा आपको एक सेल के बराबर ही मिलेगी। मतलब जैसे एक सेल से आपको कितनी मिल रही? 5 एम्पियर की धारा मिल रही। कितनी मिल रही? एक सेल से 5 एम्पियर की धारा मिल रही। तो आप इस परिपथ में 1000 सेल जोड़ दो। कितने सेल जोड़ दो? 1000 सेल जोड़ दो। ठीक है, आप परिपथ में 1000 सेल जोड़ दोगे, ठीक है ना। और 1000 सेल जोड़ने के बाद यदि आपका बाह्य प्रतिरोध का मान कम है और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है, तो 1000 सेल जोड़ने पर भी आपको धारा 5 एम्पियर की ही मिलेगी। ठीक है, हजारों सेल जोड़ने पर भी धारा आपको 5 एम्पियर की ही मिलेगी। इसलिए अगर हमें ज्यादा से ज्यादा धारा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धारा चाहिए, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी क्या करना चाहिए? हमें स्मॉल आर का मान ज्यादा करना, स्मॉल आर का मान कम करना चाहिए, और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा। आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, और बाह्य प्रतिरोध का मान क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा। ठीक है, तब मिलेगी हमें अधिकतम धारा। और अगर सबसे कम धारा चाहते हैं, आपको न्यूनतम धारा चाहिए, तो सेलों को श्रेणी क्रम में तो जोड़ना चाहिए, लेकिन कब? बाह्य प्रतिरोध का मान आपका कम होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर न्यूनतम यानी कम धारा मिल जाएगी। अब बताइए, अब तो नहीं है किसी को कोई डाउट है? तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा जो टॉपिक है वो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन खत्म होगा। अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यदि आपको यानी पढ़ेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बोलिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।